कार्बोनेट्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं नीचे, है ना। तो ये आपका सॉइल प्रोफाइल के विषय में हमने बताया मोटा मोटा। अब सोलम जो होता है वो आपका AB होता है, रेगोलिथ ABC होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम रेगोलिथ और सोलम के बाद। इसके बाद हमने बताया था बेदरिंग के विषय में। तो बेदरिंग आपकी 3 प्रकार की होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में टेम्परेचर के द्वारा बेदरिंग होती है, जल के द्वारा बेदरिंग होती है, और इसके बाद वायु के द्वारा बेदरिंग होती है, इसके बाद फ्रॉस्ट के द्वारा बेदरिंग होती है, बर्फ के द्वारा बेदरिंग होती है। ये बहुत सारी चीजें इसको, ये फिजिकल फैक्टर थे। केमिकल फैक्टर में आपका ऑक्सीडेशन बताया था, हाइड्रेशन बताया था, हाइड्रोलाइसिस बताया था, कार्बोनेशन बताया था, कार्बोनीकरण बताया था। तो ये सब केमिकल बेदरिंग के कारण है। और उसके बाद बायोलॉजिकल बेदरिंग के विषय में अगर हम बताएं तो बायोलॉजिकल बेदरिंग में फ्लोरा एंड फना की बात होती है ना। फ्लोरा एंड फना, वनस्पतियों की बात हो रही थी बायोलॉजिकल बेदरिंग में, ठीक है। तो छोटे छोटे जैसे जो वनस्पतियां होती हैं उनके जड़ों से चट्टानें टूट जाती हैं, कुछ शैवाल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं बहुत सारे, है ना, और एजोला एजोला वगैरह रहते हैं। तो ये सब बेदरिंग में जो है सहायक होते हैं। इसके बाद हमने जेनेटिक क्लासिफिकेशन बताया था सॉइल का। तो जेनेटिक क्लासिफिकेशन में हमने थर्मोजेनिक सॉइल बताई थी, है ना, फाइटोजेनिक सॉइल बताई थी, हाइड्रोजेनिक सॉइल बताई थी आपको, और कैल्सीमार्फिक सॉइल। इन सभी मृदाओं के विषय में आज हमने आपको जो है जानकारी दी, ठीक है। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे फिजिकल सॉइल साइंस के विषय में, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल साइंस के विषय में। और इसी में जो है 3-4 लेक्चर में, 5 लेक्चर में सॉइल साइंस आपकी समाप्त कर देंगे हम। उसके बाद इंजीनियरिंग की शुरुआत करेंगे, और इसी के साथ आपका जो है सॉइल कंजर्वेशन भी पढ़ाएंगे हम इसी में ही। और उसके बाद एक बार हम आपका पूरा सिलेबस रिवाइज कराएंगे, करंट डाटा देंगे, और साथ साथ में हार्टिकल्चर का भी एक बार रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। अब हम जो है 1.5 घंटे की हो सकता है क्लास लिया करें, क्योंकि थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आप जो है पढ़ाना है, क्योंकि पेपर आपका जो है आने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद आप बायो की क्लास करेंगे।
तो भाई गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों का आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको पता ही कि एग्जाम की डेट आप तक आ चुकी है और आपको पता भी चल गया होगा कि 6 और 7 अगस्त को आपका पेपर है। ठीक है, तो बच्चों में कुछ एक्साइटेशन, कुछ उत्साह जरूर जगा होगा। ठीक है, पेपर आ चुका है। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी इंतजार कर रहे हैं, जो बहुत सारे अलग अलग कोचिंग में पढ़ा करते थे, उनको भी इंतजार ये है कि अभी दूसरी वाली कोचिंग खुलेगी तो वहाँ जाके पढ़ेंगे जहाँ उन्होंने पैसे जमा किया। भैया अब केवल मात्र एक ही विकल्प है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, और कल आपकी लाइव क्लास होगी यूट्यूब पर। कल पेपर जो 200 क्वेश्चन का वो आपका यूट्यूब पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल तैयारी बना लीजिए, कमर कस लीजिए, दिमाग को बिल्कुल मेंटेन कर लीजिए, फिजिकली फिट हो जाइए, जो पढ़ाया गया उसको बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो चीज़ों को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयारी में रहिए, क्योंकि अब बायोलॉजी देखो हम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। छोटे छोटे ये प्लांट फिजियोलॉजी आपकी है, पादपों जो कार्य की है, बिल्कुल 10 दिन में खत्म हो जाएगा। आज 3 तारीख है, तो मान के चलिए 12 तारीख तक खत्म हो जाएगा, 12 जुलाई तक। तो उसके बाद जो और छोटे छोटे टॉप जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंबाइंड वाले, हर चैप्टर कंबाइंड, फिर इसके बाद कंबाइंड वाला कराएंगे हम। मतलब किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है ओवरऑल। ठीक है, अगर आप जुड़े हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ, भरोसा आपने किया है, तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, पक्का है। बस केवल आप अपने काम को जिस तरीके से हम लोग आप तक चीज़ों को पहुंचा रहे हैं, उसको आप एनालाइज करके अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके साथ, आपके हवाले, देखते जरा भाई क्या क्वेश्चन है। चलो भाई जल्दी सारे बच्चे बिल्कुल आंसर बताएंगे फटाफट। लिखा बच्चों, जो शुगर केन होता है, शुगर केन को भी हम क्या बोलेंगे, गन्ना। गन्ना में पाया जाता है, यानी पूछा गया कोशिकाओं के बारे में, गार्ड सेल के बारे में, जो गार्ड सेल होती है, जो रक्षक कोशिका होती है। शुगर केन भैया कैसा है, मोनोकॉट। कैसा होता है, मोनोकॉट, एक बीजपत्री। आपको पता है शुगर केन कैसा होता है बच्चों, एक बीजपत्री होता है, एक बीजपत्री पौधा होता है, मतलब मोनोकॉट प्लांट होता है, मोनोकॉट। और बच्चों आपको पता है मोनोकॉट प्लांट में जो गार्ड सेल होती है, जबरदस्त सेल, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। गार्ड सेल जो रक्षक कोशिका होती है वो किस आकार की होती है बच्चों, वो डमरू के आकार की होती है, डंबल के आकार की। डंबल के आकार की मतलब आपने देखा होगा डंबल, जो लोग जिम करते हैं ऐसे करके, ऐसे डंबल होता है, इसी डंबल के आकार की संरचना होती भैया, इसी डंबल के जैसा, डमरू के आकार की। मतलब यहां पे लिखते हैं हम डंबल, डंबल की जैसी संरचना पाई जाती है शुगर केन या एक बीज पत्री पौधे में। यहां पे शुगर केन दे दिया है, अगली बार हो सकता है घास दे दे, ग्रास दे दे, यही तो देगा भाई। शुगर केन या केवल घास कर देगा, आंसर बदल गया, क्वेश्चन बदल गया, आंसर तो वही रहा ना। ठीक है, तो चाहे शुगर केन बोले चाहे घास बोले, उसमें जो गार्ड सेल होती है, जो रक्षक कोशिका होती है, उसका आकार इसी डमरू के आकार का होता है, डंबल के आकार का। और अगर 2 बीजपत्री पूछ दे डाइकॉट में, तो बच्चों बीन से, बीन्स के आकार की संरचना होती है, बीन शेप की होती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2 बीजपत्री में बीन्स के आकार की गार्ड सेल पाई जाती है, एक बीजपत्री में डमरू के आकार की या डंबलाकार की रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबरदस्त सवाल है आपके लिए। चलो भाई यहां पे आप पहला आंसर, पहला क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल है। ठीक है भाई, तो शुगर केन में पाई जाती है डंबलाकार रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलो भाई दूसरा सवाल देखते जरा क्या है। नेक्स्ट लिखा बच्चों, बाढ़ के बाद मृदा में बची जल क्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए बाढ़ बिल्कुल आ गया, बाढ़ बिल्कुल आ गई, और बाढ़ बिल्कुल आते आते जब बाढ़ खत्म हुई तो बाकी जो रिमेनिंग, जो बचा हुआ पानी होगा, बाढ़ के जाने के बाद जो बचा हुआ पानी होगा उसे क्या कहते हैं। यहां लिखा है बाढ़ के बाद मृदा में बचा जल क्या कहलाता है। जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त। उसे भैया क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं बच्चों फील्ड कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोलेंगे उसे फील्ड कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। मतलब बाढ़ के बाद मृदा में जो बचा जल हो जाता है, उस भैया उसको क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तीसरा आंसर यहां पे सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे भाई, फील्ड कैपेसिटी के नाम से
जानते हैं, ये बात आप अच्छे तरीके से याद करके जाइए भाई। ठीक है भाई, तो आंसर नोट कर ले सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे तरीके से। फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। देखिए बच्चों, पौधों की स्वस्थ तथा अच्छी उत्तम वृद्धि के लिए मृदा कौन सी होती है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए, फटाफट पिक फास्ट, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखा, पौधों की स्वस्थ तथा अच्छी उत्तम वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी होती है? सैंडी सॉइल बिल्कुल गलत है, क्ले सॉइल बिल्कुल गलत है, लोमी सॉइल भैया सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है किसी पौधे की ग्रोथ या वृद्धि के लिए। तो जो लोमी सॉइल होती है सबसे बेस्ट सॉइल, सबसे अच्छी सॉइल, सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। इसमें किसी भी पौधे की वृद्धि या ग्रोथ हो सकती है अच्छे तरीके से। तो तीसरा आंसर यहाँ पे, दूसरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोम। क्या होगा भाई? लोमी सॉइल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे भाई? पौधों की स्वस्थ तथा अच्छी उत्तम वृद्धि के लिए मृदा लोमी सॉइल कहलाती है। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। लिखा है लीचिंग के पश्चात, लिखा है लीचिंग के पश्चात निर्मित होने वाली मृदा एल्यूमिनियम और आयरन की धनी होती है। लिखा है लीचिंग के पश्चात निर्मित होने वाली मृदा एल्यूमिनियम और आयरन की धनी होती है। वह मिट्टी क्या कहलाती है? जबरदस्त सवाल है भाई, जल्दी से बताएं वह मिट्टी क्या कहलाएगी। लिखा है लीचिंग के पश्चात निर्मित होने वाली मृदा जिस मिट्टी में एल्यूमिनियम और आयरन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, भैया उसको क्या कहा जाएगा? उसे लैटेराइट सॉइल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल के नाम से जाना जाता है भाई, लैटेराइट सॉइल। यहां पे आपका आंसर भाई क्या हो जाएगा? तीसरा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। लैटेराइट सॉइल में एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो लीचिंग के पश्चात निर्मित होने वाली मृदा एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल है। देखा, कोशिका के द्वारा आयंस के सक्रिय परिवहन में आवश्यकता होती है। अब ऐसे सवाल आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से। देखा, यहां पे किसी भी चीज का अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, परिवहन हो रहा है, अगर उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लिखा है कोशिका के द्वारा आयंस के सक्रिय परिवहन में, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे बच्चा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। बात बिल्कुल ध्यान समझ ले, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एटीपी वाली एनर्जी लगती है, हमेशा एटीपी ऊर्जा यहां पर लगती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। जो बात बोल रहा हूं ध्यान समझ लीजिएगा। निष्क्रिय परिवहन में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा नहीं लगती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में लगती है। पैसिव परिवहन में एटीपी एनर्जी नहीं लगती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी एनर्जी नहीं लगती है। बात समझ में आ गई नहीं आई? ये बात समझ ले भाई। तो यहां लिखा है जो सक्रिय परिवहन होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें हमेशा एटीपी लगता है। और अगर यहीं पे लिख देता निष्क्रिय परिवहन पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो वहां पर कोई भी एनर्जी नहीं लगती, कोई भी एनर्जी नहीं लगती। ये बात ध्यान समझ लीजिए, कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी। ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है, जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये नदी का पानी इधर जा रहा है, नदी का पानी इधर जा रहा है, नदी का पानी इधर जा रहा है और इधर ही जा रहा है, और इधर से कोई आदमी तैरता हुआ इधर आ रहा है। बात समझ ले ध्यान से, क्या हो रहा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैंने बोला एक नदी का पानी इधर तैरता हुआ जा रहा है और कोई दूसरा आदमी तैर करके उसकी अपोजिट दिशा में जा रहा है। तो हमेशा जब भी ट्रांसपोर्ट किसी भी चैनल के अगेंस्ट हो, उल्टा हो, अगेंस्ट मतलब इधर पानी जा रहा है, इधर आदमी तैर के इधर आ रहा है, तो जब इधर तैर के आएगा तो एनर्जी लगेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। वही हाल सेल में होता है, कोशिका में होता है कि जब भी किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट जिधर मेम्ब्रेन की तरफ हो रहा है और उसके अपोजिट में किसी चीज का मूवमेंट हो रहा है, उसे बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा
किसी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, अपोजिट होता है, उल्टे में होता है, उल्टे में, तो इसको भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। लेकिन जो निष्क्रिय परिवहन होता है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें जिधर पानी बह रहा है उधर मछलियां भी बहती चली जाएं। जैसे पानी इधर बह रहा है, पानी इधर बह रहा है और मछलियां भी इधर ही बहें, तो जिधर पानी बह रहा है उधर मछलियां बहेंगी, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, बिल्कुल जिधर आराम से बिल्कुल तैरते चले जाओ। जिन बच्चों ने नदी में नहाया होगा, तालाब में नहाया होगा, नहर में नहाया होगा, उनको पता होगा कि जिधर पानी बह रहा है अगर आप उधर तैरते चले जाते हो तो आपको एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, केवल आप धीरे धीरे ऐसे करते रहे, तैरते चले जाएंगे आप। लेकिन अगर आपको उसी पानी जिधर बह रहा है, नहर का पानी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको आना तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जब आपको ताकत लगानी पड़ेगी तो एक्टिव हो गया, जब आपको ताकत नहीं लगानी पड़ेगी तो निष्क्रिय या पैसिव हो गया। ध्यान समझ लीजिए भाई। तो इसका आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सक्रिय परिवहन। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अच्छी मृदा होती है, बढ़िया माटी कौन होती है, अच्छी मिट्टी कौन होती है, बताओ भाई, बताओ भाई, अच्छी मृदा कौन होती है, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। अच्छी मृदा कौन होती है, अच्छी मृदा कौन होती है, भैया अच्छी मृदा होती है जो कि जल को धीरे धीरे रिसने देती है, जो जल को आराम आराम से रिसने दे, धीरे धीरे रिसने दे। जबरदस्त तरीके से। अच्छा सवाल है कि अच्छी मिट्टी हम किसको मानते हैं, जिसमें जल बिल्कुल आराम आराम से रिसे, स्लोली स्लोली रिसे। ठीक है भाई। तो जिसमें मिट्टी स्लोली स्लोली रिसेगा तो भैया उसे क्या बोलेंगे, अच्छी मिट्टी मानी जाती है, बढ़िया माटी मानी जाती है। चलो भाई अगला सवाल देखते जरा क्या है। ये भी सवाल जबरदस्त है। वातरंध्र और जलरंध्र, वातरंध्र को भैया क्या बोलेंगे, लेंटिसेल, क्या बोलेंगे, लेंटिसेल, याद कर लें। और जलरंध्र को भैया क्या बोलेंगे, हाइडेक्थोर्स, हाइडेक्थोर्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे, हाइडेक्थोर्स। बात समझ ले भैया, जबरदस्त। लिखा वातरंध्र और जलरंध्र, वातरंध्र और जलरंध्र दोनों लघु छिद्र हैं, छोटे छेद होते हैं, परंतु लिखा इनके निम्न सामान्य लक्षण क्या हैं। भाई दोनों तो पोर होते हैं। लेंटिसेल जो होता है वातरंध्र वो तने में पाया जाता है, जो जलरंध्र होता है वो पत्तियों में पाया जाता है। छेद तो दोनों में होते हैं, बस दोनों के सबसे सामान्य लक्षण क्या है समझ लीजिए भाई। बहुत अच्छे सवाल है ये। यहां लिखा है दोनों का सामान्य लक्षण होता है, दोनों का खुलना बंद होना नियंत्रित नहीं होता। मतलब इसको खुलना और बंद होने के लिए किसी चीज की नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप खुलेगा, अपने आप बंद होगा, अपने आप खुलेगा, अपने आप बंद होगा। स्टोमेटा की बात नहीं हो रही भाई, हाइडेक्थोर्स की बात हो रही है, जलरंध्र की बात हो रही है, गटेशन की बात हो रही है। यहां पे स्टोमेटा होता तो उसका मतलब अलग हो जाता, स्टोमेटा होता, वातरंध्र होता तो उसका मतलब अलग हो जाता। यहां जलरंध्र है, यहां वातरंध्र, मतलब क्या हो गया, लेंटिसेल। ठीक है भाई, तो उसका मतलब अलग हो गया। यहां लिखा है वातरंध्र, वातरंध्र को ये क्या बोलेंगे, अच्छा वातरंध्र को बोलेंगे स्टोमेटा बोलेंगे क्या, हाँ स्टोमेटा बोलेंगे, ये तो बोलेंगे। यहां पे देख ले भाई, लेंटिसेल नहीं होगा, यहां पे क्या होगा भैया, वातरंध्र हो जाएगा। तो देख ले यहां पे भाई, ये किसके ऊपर डिपेंड करता भैया, ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये देख लें जरा। ठीक है भाई, ठीक है। चलो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा, पहला वाला। चलो अगला सवाल देखते हैं। लिखा है
जल अणुओं के लिए कोशिका भित्ति के आकर्षण बल को क्या कहते हैं? लिखा है जल अणुओं के लिए कोशिका भित्ति के आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अब अगर यहां पे देखेंगे दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कोहेशन फोर्स और एक होता है एडहेशन फोर्स। अगर आपने देखा होगा, एक होता है ससंजन बल और एक होता है आसंजन बल, ठीक है। तो जब दो अणुओं के मध्य लगने वाला, जो दो समान अणुओं के मध्य, जब दो समान अणुओं के मध्य कोई फोर्स लगता है, अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वही उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं ससंजन बल। और जब दो डिफरेंट, अब यहां पे देखो जरा क्या लिखा है, पहला तो लिखा है यहां पे जल के अणु, वाटर के मॉलिक्यूल्स, और दूसरा आप यहां पे देखिए लिखा है कोशिका भित्ति, इसके अंदर भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स होंगे। तो दो अलग हो गए, दो डिफरेंट हो गए। यहां लिखा है जल अणुओं के लिए कोशिका भित्ति के आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो भैया जीवद्रव्य कुंचन तो कभी नहीं होगा क्योंकि यह प्लाज्मोलिसिस होता है, बिल्कुल गलत है। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे तो बिल्कुल गलत है। दिक्कत केवल दो में है, आसंजी बल या आसंजन बल, दूसरा क्या लिखा भैया? ससंजन बल। तो आप यहां पे समझ सकते हैं दो अलग है, ये अलग है, ये क्या भी है? बिल्कुल अलग है। अगर आप देखेंगे जब दोनों के अंदर अट्रैक्शन होगा, भैया उसे क्या बोल देंगे? आसंजी बल के नाम से जाना जाता है। पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चीजें आप आसान तरीके से कर सकते हो। अगर यहां के लिख देगा इन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स द अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स इज नोन एज, मतलब बोल सकता है, ऐसे ऐसा बना सकता है क्वेश्चन। अगर आसंजी दिया है तो ससंजन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आप इसको देख लीजिए, इसका आंसर आपका पहला हो गया, नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, तो यहां पे आपका आंसर पहला हो गया। अगला सवाल देखते बच्चों, क्या है? लिखा है निम्न में से कौन अणु के परिवहन में सहायता नहीं करता? जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त सवाल। यहां लिखा है कौन सा ऐसा अणु के परिवहन में सहायता नहीं करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेड? कौन ऐसा होता है जो परिवहन में हेल्प नहीं करता? लिखा है इनमें से कौन अणु के परिवहन में सहायता नहीं करता? बच्चों
सिरे का क्षेत्रफल, सिरा मतलब शीर्ष, और शीर्ष बच्चों कैसा होता है, वृत्त, तो इसका मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। सिरे का क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है और इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। और बच्चों ये कहा जाए सिरों का क्षेत्रफल, सिरों का क्षेत्रफल, बेटा सिरों का क्षेत्रफल, सिरों का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है एक सिरा ये, एक सिरा ये, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, और दोनों को ऐड करो कितना आएगा बच्चा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो सिरों का क्षेत्रफल का मतलब होता है दोनों सिरों का क्षेत्रफल। क्या बेटा, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। क्या मैंने बताया, दोनों सिरों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। आयुष कुमार कह रहे हैं एपीजीपी दोबारा पढ़ा दीजिए। बच्चा पहले इतना हो जाने दो, है ना बेटा। लेट आए होगे तुम, और लेट आए होगे तो तुम कहते ना, जो मान लो जो कल एडमिशन ले रहा है वो कहते सर पूरा कोर्स दोबारा पढ़ा दीजिए। इतना आसान होता है क्या? जो चीज़ साल भर पढ़ाई जाती है उस क्रैश कोर्स में इसको 2 महीने में ख़त्म कर रहे हैं स्पीड को मेंटेन करते हुए, और तुम कहो कि दोबारा पढ़ा दो। जितना बच्चा है ये अब जो चल रहा है सीक्वेंस, ये अंत तक पूरा कवर करा दिया जाए और उसमें आप तैयारी कर लें, ये एक बहुत बड़ी जीत होगी, समझे। तो आपके हिसाब से नहीं चलते हैं। बाकी ये है कि एपीजीपी के क्वेश्चंस टेस्ट में चलते रहेंगे, वहाँ से सब क्वेश्चन सारा जितना रिजल्ट होता है मैं जो पढ़ाता हूँ वो सारा एक सारा टेस्ट में मिल जाता है, ठीक है। बाकी जो असाइनमेंट देते हैं पढ़ाने के बाद वो तैयार कर लो, उसमें सब पैटर्न हम ऑलरेडी समाहित कर देते हैं। जितने तरह के हम सवालों को लगाते हैं, जितने पॉसिबल सवाल बनते हैं वो आपके प्रत्येक टेस्ट में मैं इन्वॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अच्छा रिवाइज करा दीजिए बेटा। ये आगे नहीं पढ़ोगे, बेलन शंख गोला है ना, ये नहीं पढ़ोगे, ये भी तो पढ़ना है। चलिए तो बच्चा कहाँ पे थे, हाँ अपने वापस आओ। ये हमारे पास बेलन है, और बेलन बच्चों ये है ऊंचाई होती है, आर त्रिज्या होती है। बेलन के जो सिरे होते हैं ना, सिरे बच्चों वो होते हैं क्या, वृत्त के आकार में। तो इसीलिए वृत्त का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वही बेलन के सिरे का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों सिरों के क्षेत्रफल कहा जाए तो पाई आर स्क्वायर धन पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा तुमसे कभी ये कहा जाए कोई तार है जो आर त्रिज्या और एच ऊंचाई का है, तो उसका पूछा जाए आयतन बताओ, वक्रपृष्ठ बताओ, तो तार जो होता है वो बेलन की तरह होता है। कभी तार को पकड़ना, नीचे भी गोलाई है, ऊपर भी गोलाई है, ऊंचाई भी है, कुछ माइन्यूटली जरा सी त्रिज्या भी है उसके अंदर। तो तार शब्द का यूज अगर किया जाए तो तार का मतलब होता है बेलन। क्या होता है, बेलन ही होता है। इतनी बात क्लियर। चलिए अगर बच्चा इतनी बात क्लियर है तो मुझे आज पहली बार ये बताओ, मैं ये मान के चलता हूं किसी भी छात्र को कोई फार्मूला नहीं पता, और आज पहली बार सीखना, ये सोच के साथ जब पढ़ोगे तो मजा आएगा, ज्ञानी बन के पढ़ोगे तो मजा कम आएगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, मैं ये मान के चलता हूं आपको बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला नहीं पता। बेलन का वक्रपृष्ठ, पहले ये बताओ वक्रपृष्ठ होता क्या है। वक्रपृष्ठ का मतलब होता है बाहरी जितना आवरण दिखाई देता है उसका भाग निकालना। अब बाहरी आवरण की बात करें तो बेटा जी बाहरी आवरण हमें ये दिखाई दे रहा है, एक तो हमें वृत्त की परिधि दिखाई दे रही है, और उस जो वृत्त है उस वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है वो एच ऊंचाई दिखाई दे रही, बस बाहरी आवरण इतना ही है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ कभी भी कहा जाए छात्रों तो आप लिखोगे वृत्त की परिधि